सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम अपने फर्स्ट चैप्टर के जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और फाइनली हम लोग इस पूरे चैप्टर को आज कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि दिया क्या हुआ है। अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया। अब तक हम लोगों ने इससे पिछले वाले टॉपिक्स में हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ठीक है, हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। साथ ही साथ में हमने ये समझा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ में एक डेमोक्रेटिक बॉडी भी थी। ठीक है, जिसमें हमने क्या करा, जिसमें हमने बहुत डिस्कस करा, हर चीज़ पर डिबेट करा, तब जा करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अंडरस्टैंड करी। अब हम जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स अंडरस्टैंड करेंगे उसमें भी हम और ज़्यादा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो रीड करते हैं। An assembly as diverse as the Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus on the main principles of the Constitution. On the main principles, the Constitution should enshrine. These principles were forged during the long struggle for freedom. क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हमने समझ लिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी। उसमें अलग अलग सेक्शन के लोग थे और एक तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, तो उसके लिए ऐसी डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक साथ फंक्शन करना, कंसेंसस बनाना कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इतने सारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था बिना कोई बैकग्राउंड कंसेंसस के कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रिंसिपल्स क्या होंगे उस चीज़ को डिसाइड करना बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पीछे एक बैकग्राउंड कंसेंसस था कि अच्छा, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनेगी और उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करेंगे, तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें थी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाएंगे, इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये जो बैकग्राउंड कंसेंसस था ना हम सबके बीच में, वो किसकी वजह से आया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये जो बैकग्राउंड कंसेंसस था वो आया था लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की वजह से। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की वजह से कैसे था? क्योंकि हम जब नेशनलिस्ट मूवमेंट लीड कर रहे थे तो उस टाइम हमें पता है कि यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी थे हमारे साथ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रहे थे। तो उस टाइम पीरियड में हमने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर ली थी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो फिर जब हमने उस टाइम पीरियड में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ये सारी चीज़ें डिसाइड कर ली थी, तो फिर जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिला तो हमने क्या करा, हमने उन्हीं सब चीज़ों को ऐड करा। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज गिविंग कॉन्क्रीट शेप एंड फॉर्म टू द प्रिंसिपल्स इट हैड इनहेरिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट से जो हमने चीज़ें समझी, जो हमने चीज़ें इनहेरिट करी, उस टाइम पर हमने समझा जस्टिस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लिबर्टी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स होने कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी का आइडिया क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आइडिया क्या है, ये सारी चीज़ें हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान हमने समझी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन्हीं सारे वैल्यूज़ को, इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को एक कॉन्क्रीट शेप दिया और एक कॉन्क्रीट फॉर्म दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ से लेनी है। अब क्या हुआ है और क्या दिया हुआ है? द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड डिबेटेड मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, तो जब हम नेशनलिस्ट मूवमेंट लड़ रहे थे, हम लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस टाइम पीरियड में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करा, डिबेट करा हमने बहुत सारे क्वेश्चन पर, जैसे कि द शेप एंड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया शुड हैव। हम डिबेट कर रहे थे कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हम किस तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट को डिसाइड करेंगे, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम चूज़ करेंगे। ठीक है, हम इस चीज़ पर डिबेट कर रहे थे। द वैल्यूज़ इट शुड अपहोल्ड, हमारी गवर्नमेंट कौन कौन सी वैल्यूज़ को अपहोल्ड करेगी, गवर्नमेंट किन किन सेक्शंस के लिए काम करेगी, क्या क्या काम करेगी, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस कर रहे थे। द इनइक्वालिटीज़ इट शुड ओवरकम, गवर्नमेंट कौन कौन सी सोसाइटी में एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ को कम करेगी, ख़त्म करेगी। जैसे कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ हमने डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही हम आज़ाद होंगे तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन ज़रूर डालेंगे जिससे कास्ट इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो सके। ठीक है, और भी साथ साथ में जो सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कम करने के लिए भी हम लोग एक तरीके से सोच रहे थे कि हम इस तरीके से अपनी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को भी कम करेंगे। तो ये सारे बैकग्राउंड में हमारे आइडियाज़ थे, इसी चीज़ को बैकग्राउंड कंसेंसस कहते हैं। और इस बैकग्राउंड कंसेंसस के साथ में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन प्रिंसिपल्स थे वो डिसाइड करे हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? अब हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि मेन प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे कुछ मेन प्रिंसिपल्स थे जो हमने डिसाइड कर लिए थे। इन्हीं को हम थोड़ा सा और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार ये प्रिंसिपल्स कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे।
The best summary of the principles that the nationalist movement brought to the Constituent Assembly is the Objectives Resolution. तो सारे के सारे प्रिंसिपल्स की अगर हम समरी देखें ना, तो वो समरी किस में रिफ्लेक्ट हो रही है? वो रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में। ठीक है, नया शब्द है लेकिन इंपॉर्टेंट शब्द है, आप टिक मार्क कर सकते हो अपनी बुक में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन क्या होता है, पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन दैट डिफाइंड द एम्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमारी जो असेंबली के जो एम्स थे, हमारी असेंबली के जो एम्स थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें कौन कौन से एस्पिरेशंस रिफ्लेक्ट होंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी वैल्यूज़ ऐड होंगी, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी वैल्यूज़ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी है। तो यही सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बता रहा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आखिरकार कौन कौन से एम्स को डिसाइड किया था। ठीक है, सो इट वाज अ रेजोल्यूशन दैट डिफाइंड द एम्स ऑफ द असेंबली। समझ में आ गया? और ये रेजोल्यूशन मूव किसने करा, कौन रेजोल्यूशन लेकर के आया? ये रेजोल्यूशन लेकर के आया गया नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, 1946 में ये रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा गया और इस रेजोल्यूशन का नाम क्या रखा गया? रेजोल्यूशन का नाम था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। दिस रेजोल्यूशन एनकैपेसुलेटेड द एस्पिरेशंस एंड द वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, कैसे अलग अलग सोसाइटी के एस्पिरेशंस को हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालेंगे, यही सारी चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में होती है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस रेजोल्यूशन, इस रेजोल्यूशन के बेसिस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कुछ वैल्यूज़ को ऐड करा। कौन कौन सी वैल्यूज़ थी? इक्वालिटी की वैल्यू, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी एंड अ कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐड करी एज द मेन प्रिंसिपल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये सारी वो वैल्यूज़ थी। इससे हमने क्या अंडरस्टैंडिंग ली, अब हम उस चीज़ को समझते हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली अ मेज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक स्टैटिक रूल बुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल और केवल कुछ रूल्स या केवल और केवल कुछ प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। बट अ मॉरल कमिटमेंट टू स्टैब्लिश अ गवर्नमेंट दैट वुड फुलफिल द मेल प्रोमिस दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट हेल्ड बिफोर द पीपल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक रूल्स और प्रोसीजर का एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक मॉरल कमिटमेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक नैतिक कमिटमेंट है, एक मॉरल कमिटमेंट है कि कैसी हम एक ऐसी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे जो क्या करेगी, जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान जो हमारे प्रोमिस करे गए थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान जो हमने सोचा था कि हम अपना भारत कैसे बनाएंगे, हम किस तरीके से सोसाइटी में इक्वालिटी जस्टिस लेकर के आएंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है। सम अप अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज़ हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, वो इंस्पायर्ड है हमारे नेशनलिस्ट स्ट्रगल से। नेशनलिस्ट स्ट्रगल में जो हमने चीज़ें सोची थी, जो वैल्यूज़ हमने सोचे थे, जिस तरीके से हम अपनी कंट्री को बनाना चाह रहे थे, वो वैल्यूज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रिफ्लेक्ट होती है और उन्हीं वैल्यूज़ को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केवल और केवल एक रूल्स या प्रोसीजर का एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बट ये एक मॉरल कमिटमेंट है कि हम एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जो लोगों को वो प्रोमिस फुलफिल करेगी जो हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान देखे थे। ठीक है, तो समझ रहे हो? जब हम लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी की, तो हम सोच रहे थे कि ठीक है, जैसे ही हमें आज़ादी मिलेगी हम ये करेंगे, हम इस तरीके से सोसाइटी में इक्वालिटी लेकर के आएंगे, इस तरीके से हम हर किसी को एजुकेशन देंगे, हम हर किसी को इंश्योर करेंगे कि हर किसी के पास एक मिनिमम लाइफ ऑफ डिग्निटी हो। ये सारे दिमाग में हमारे आइडियाज़ थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम रियलाइज़ कर पाए क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ पर बेस्ड है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान जो हमने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स सोचे थे उसको उसको रिफ्लेक्ट करता है। उसी चीज़ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एस्पिरेशंस और हमारे गोल्स को रिफ्लेक्ट कर पाया। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ से लेनी थी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये जो इंपॉर्टेंट बॉक्स है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो मेन पॉइंट्स हैं वो रिफ्लेक्ट करता है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वही सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये जो वैल्यूज़ हमारे प्रियम्बल में है, लगभग मोटी मोटी वैल्यूज़, वैसे ही यहाँ पर भी है। तो ये एक मस्ट रीड है, आप रीड कर सकते हो, एक इंपॉर्टेंट आइडिया ले सकते हो कि आखिरकार ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में और क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स।
याद करो, हमने कुछ समय पहले एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने ये अंडरस्टैंडिंग करी थी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पावर को कॉन्सेंट्रेट करने से बचा रहा है और पावर को, डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अमंग द 3 डिफरेंट ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ताकि मोनोपोली ऑफ पावर ना हो और कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट ना कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल ना सके। ठीक है, ये हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी। उसी चीज़ को और थोड़ा सा डिटेल के साथ यहाँ पर दिया हुआ है, तो अंडरस्टैंड करते हैं। The third factor ensuring the effectiveness of constitution is a balanced arrangement of institutions of government. तीसरा फैक्टर जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर जाना जाता है, वो क्या है? वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब के बीच में हमने बैलेंस बनाया हुआ है। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ पीपल। कोई भी गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम ये है, पहली बात, कि वो डेमोक्रेटिक होगी, वो लोगों के लिए काम करेगी और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। ठीक है, तो ये आइडिया है कि हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि हम ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जो डेमोक्रेटिक के साथ साथ में लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो इसके लिए हमने क्या करा? इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा सोचा। हमने सोचा कि कैसे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम पावर को कॉन्सेंट्रेट ना होने दें, हम एक बैलेंस बना करके चले अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच में। तो हमने इसके लिए बहुत सोचा। सोचने के बाद फिर फाइनली हमने क्या करा? हमने डिसाइड करा एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट। वो अरेंजमेंट क्या है? अंडरस्टैंड करते हैं। दिस लेड टू द अडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड द फेडरल अरेंजमेंट विच वुड डिस्ट्रीब्यूट द गवर्नमेंट पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑन द वन हैंड एंड बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द अनदर हैंड। क्या कह रहा है? सोचने समझने के बाद तो हमने क्या करा? सोचने समझने के बाद हमने डिसाइड करा कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? पार्लियामेंट में अगर आप देखोगे 2 सदन होते हैं, है ना? एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है। तो जो हमारी राज्यसभा है वो क्या कर रही है? राज्यसभा में स्टेट्स का इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि राज्यसभा में कौन आ रहा है? राज्यसभा में स्टेट्स के लोग आ रहे हैं, है ना? स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वो डिसाइड करती है कि राज्यसभा में वहाँ से, उन राज्यों से कौन जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा? पार्लियामेंट में ही एक तरफ लोकसभा कर दी, दूसरी तरफ राज्यसभा कर दी। तो दोनों के बीच में हमने बैलेंस बना दिया कि सेंट्रल लेवल पर भी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो। उसके लिए हमने क्या करा? इसके लिए हम लोगों ने राज्यसभा को बनाया। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है फेडरल अरेंजमेंट। फेडरल अरेंजमेंट का मतलब क्या है? फेडरल अरेंजमेंट का मतलब है कि हमने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया। हमने क्या करा? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करा कि हम सेंट्रल लेवल पर भी एक गवर्नमेंट बनाएंगे, साथ ही साथ हम स्टेट्स लेवल पर भी गवर्नमेंट बनाएंगे, ताकि दोनों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट करी जा सके। ठीक है, तो ये हमारा आइडिया जो है, इस चीज़ को हम कहते हैं फेडरल अरेंजमेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की वजह से और फेडरल अरेंजमेंट की वजह से हमने क्या करी? हमने बेसिकली पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव्स के बीच में और जुडिशरी के बीच में। अगर आप सेंट्रल लेवल पर देखोगे तो वहाँ पर भी लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट, वहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव्स है जो कि इंडियन गवर्नमेंट होती है, और साथ ही साथ में वहाँ पर भी जुडिशरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी सेंट्रल लेवल पर है। तो जो हमारा सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उस तरीके से हमारे यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर काम किया जाता है। अगर वहाँ पर हम स्टेट लेवल पर बात करेंगे तो स्टेट लेवल में भी ये तीनों ऑर्गन्स रिफ्लेक्ट होते हैं। कैसे होता है? स्टेट लेवल पर होते हैं हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, जो कि एक तरीके से लेजिस्लेचर का काम करती है। दूसरे इंपॉर्टेंट लेवल पर होती है एग्जीक्यूटिव, जो कि स्टेट की गवर्नमेंट होती है, जिसमें सीएम, कैबिनेट वगैरह काम करते हैं। तीसरा क्या है? स्टेट लेवल पर भी हमारी जुडिशरी है, जिसको हम लोग हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया? हम लोगों ने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और साथ ही साथ में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी हमने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि पावर किसी एक ग्रुप में ना हो। क्योंकि जब पावर केवल एक ग्रुप में होगी तो क्या होगा? मिसयूज ऑफ पावर होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन भी एक वन ऑफ द रीज़न है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्टिवनेस के पीछे और सक्सेसफुलनेस के पीछे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं इसके बारे में। While evolving the most balanced governmental arrangements, the makers of our constitution did not hesitate to learn from the experiments and the experiences of the other countries. क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जब हम बैलेंस्ड गवर्नमेंटल अरेंजमेंट कर रहे थे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या करा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हेजिटेट नहीं करा कि हम दूसरे जो लोग हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कैसे अपने यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कर रहे हैं, उस चीज़ को हमने समझने में हेजिटेशन नहीं दिखाई।
हमने क्या करा, हमने उनके एक्सपीरियंसेस को समझा, हमने उनके एक्सपेरिमेंट से लर्न करा कि अच्छा ठीक है अमेरिका कैसे कर रहा है, अमेरिका इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कैसे कर रहा है, ब्रिटेन में चीज़ें कैसे हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में चीज़ें कैसे हो रही है। हमने अलग अलग कंट्रीज़ के लेवल पर ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी और उसके बाद क्या किया, दे बोरोड अ नंबर ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। फिर जो जो बेस्ट प्रोविजन लगे, जो जो बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हमें लगी इन सभी कंट्रीज़ में, उनको हमने समझा और उसको हम लोगों ने अपने यहाँ पर लागू करा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा। तो हमने वहाँ से चीज़ें बोरो करते हुए अपनी कंट्री में एक तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं फिर अच्छा ठीक है हमने तो अलग अलग कंट्री से प्रोविजंस उठाए, तो इसका मतलब क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया क्या? ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिटिसाइज भी किया जाता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। बोरोइंग दीज आइडियाज वॉज नॉट अ स्लैविश इमिटेशन। ठीक है, जब हम लोग बोरो कर रहे हैं डज नॉट मीन कि हम लोग एक तरीके से सारी की सारी चीज़ों को एज इट इज़ चिपका दे रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं, ऐसा नहीं है। Each provision of the constitution has to be defended on the grounds that it was suited to the Indian problems and aspiration. हर प्रोविजन जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया दूसरी कंट्री से लेकर उसको डिफेंड किया। पहले हमने बताया कि कैसे ये इंडिया की प्रॉब्लम्स, इंडिया की एस्पिरेशन को सूट करता है, कैसे इंडियन सोसाइटी के लिए ये सूटेबल है। उन्हीं प्रोविजन को हमने फिर ऐड करा जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे और हमारी एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करा, इसलिए हमने कहा दैट वी कुड टेक आउट द बेस्ट अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड मेक इट देयर ओन। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, जो दुनिया में बेस्ट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का तरीका था, उसको समझा, उसको इंडिया में अडॉप्ट करा और अपने मुताबिक अडॉप्ट किया गया। ठीक है, हमने अपनी सोसाइटी की नीड के मुताबिक अडॉप्ट किया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल वेस्टर्न सोसाइटीज़ में फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने देखा पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को हमने अंडरस्टैंड करा। ठीक है, फिर उस सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को हमने अपने यहाँ पर भी ऐड करा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाए रखा, सेकुलर बनाए रखा, लेकिन हमने अपने सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को अपनी सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया। कैसे किया, हमने क्या करा, हमने ये कहा कि देखो दुनिया में वेस्ट में क्या हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है सेकुलरिज्म के नाम पर ये है कि स्टेट और रिलीजन दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन हमने जब अपने यहाँ पर वो प्रिंसिपल ऐड किया तो हमने क्या बोला, हमने बोला नहीं, इंडियन सोसाइटी बहुत डीपली रिलीजियसली डिवाइडेड सोसाइटी है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं रिलीजन के बेसिस पर, हमारे यहाँ पर रिलीजन के प्रैक्टिसेस के नाम पर कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, कहीं पर कुछ और तरीके से वेमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो हमने अपनी सोसाइटी को समझा और फिर अपनी सोसाइटी में ये बोला कि हमारे यहाँ पर सेकुलरिज्म का मतलब क्या होगा कि कंप्लीट सेपरेशन नहीं होगा, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन नहीं होगा। नहीं, हमें जब इंडियन गवर्नमेंट को लगेगा कि रिलीजन में इंटरफेयर करना है, कुछ प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना है, तो रिलीजन में इंटरफेयर किया जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हमने एज इट इज़ सेम टू सेम चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करी है अपने यहाँ पर, नहीं, हमने डिफेंड करा, हमने समझा कि हमारी सोसाइटी की नीड क्या है और उसके अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट्स को मॉडिफाई किया है। समझ पा रहे हो? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमेरिका में फंडामेंटल राइट है कि वहाँ पर जो लोग हैं दे हैव अ राइट टू कीप एंड बियर द आर्म, वहाँ पर हथियार रख सकते हैं, फंडामेंटल राइट है अमेरिका में। समझ पा रहे हो? इंडिया में है क्या ये चीज़, बताओ? नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की नीड ही नहीं है, हमारी सोसाइटी में एस्पिरेशन ही नहीं है इस पर्टिकुलर चीज़ की। तो समझ पा रहे हो, इससे हमने ये अंडरस्टैंडिंग क्या ली, इससे हमने ये अंडरस्टैंडिंग ली कि हमने कॉपी पेस्ट नहीं करा है, हमने हमारी सोसाइटी की नीड के मुताबिक चीज़ें अडॉप्ट करी है। अगर कोई चीज़ दुनिया में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी जा रही है, लेकिन अगर उसका इंडियन सोसाइटी में कोई गलत प्रभाव हो सकता है, कोई एक तरीके से वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, तो हमने मना कर दिया कि हम इस चीज़ को नहीं रखेंगे। ठीक है, तभी जा करके इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वन ऑफ द बेस्ट बना है, जिसमें अच्छी से अच्छी प्रोविज़न जो पूरी दुनिया में जो प्रैक्टिसेस हो रही थी वो हमने अडॉप्ट करी। हमने पूरी दुनिया के एक्सपीरियंस को समझा, उनके एक्सपेरिमेंट से लर्निंग ली कि क्या क्या गलतियाँ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में हुई, किस तरीके से वो कंट्रीज़ आज के टाइम में डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रही है, वो चीज़ इंडिया में ना हो इसके लिए हमने पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा और उसके अकॉर्डिंगली जो वहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल थी, जो बेस्ट प्रिंसिपल्स अवेलेबल थे, वो इंडिया में ऐड करे गए। ठीक है,
समझ पा रहे हो? जैसे कि अगर हम जब ये डिसाइड कर रहे थे कि इंडिया में फेडरलिज्म होना चाहिए या फिर यूनिटरी सिस्टम होना चाहिए, तो हमने ब्रिटेन के सिस्टम को पहले पढ़ा। हमने देखा कि ब्रिटेन में गवर्नमेंट कैसे चल रही है, यूनिटरी सिस्टम कैसे रन कर रहा है। फिर उसके बाद हमने कनाडा को स्टडी करा। हमने कनाडा में पढ़ा कि कनाडा में कैसे फेडरलिज्म काम कर रहा है। कनाडा में कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। तो हमें अपनी सोसाइटी की नीड के मुताबिक कनाडा वाला ज़्यादा बेटर लगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, कनाडा के फेडरलिज्म के अनुसार इंडिया में भी फेडरलिज्म हमने अडॉप्ट करा। तो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो इंस्पायर्ड है कैनेडियन फेडरलिज्म से। ठीक है, समझ पा रहे हो? इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से जो अलग अलग प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमने अलग अलग कंट्री से बोरो करे हैं और उनको मॉडिफाई करा है। जब हमें ज़रूरत लगी कि अच्छा इंडियन सोसाइटी में इसके लिए मॉडिफाई करने की ज़रूरत है तो हमने मॉडिफाई भी करा है। ठीक है, दैट इज़ वाई वी कांट से दैट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। समझ पा रहे हो? तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी थी। अब छोटी सी चीज़ है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी इसी चीज़ के बारे में बोला है। क्या चीज़ बोले हैं? One likes to be asked whether there can be anything new in the constitution framed at this hour in the history of the world. The only new thing, if there can be any, in a constitution framed so late in the day, are the variations made to remove the faults and to accommodate it to as per the needs of the society. कह रहे हैं कि अगर एक चीज़ जो नहीं हो सकती है, अगर एक चीज़ नहीं हो सकती है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है वेरिएशंस। वेरिएशंस जो हम बनाएंगे, प्रोविजंस में जो हम वेरिएशंस लेकर के आएंगे ताकि पूरी दुनिया में जो प्रैक्टिसेस चल रही है उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो फॉल्ट्स हैं, उस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए जो हम वेरिएशन लेकर के आएंगे वो नई चीज़ होगी। और साथ ही साथ में उसको कैसे हम अपनी नीड ऑफ द कंट्री के मुताबिक उसको अकोमोडेट करें, कैसे सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को अपनी नीड के मुताबिक अकोमोडेट करें, अपनी नीड के मुताबिक चेंज करें, तो केवल वही नई चीज़ हो सकती है। ये चीज़ बोली है किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। सो इट मीन्स दैट कि ऐसा नहीं है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स भी अगर सोचने की कोशिश करेंगे तो हम एकदम बढ़िया प्रैक्टिस लेकर आ जाएंगे, एकदम बेस्ट प्रैक्टिस लेकर के आ जाएंगे। नहीं, हो सकता है उस बेस्ट प्रैक्टिस को हमें लग रहा हो कि वो बेस्ट प्रैक्टिस हो, लेकिन जब हम उसको सोसाइटी में लगाए तो हो सकता है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट करे। तो क्यों अपने आप ही सारी की सारी चीज़ें ट्राई करनी है? दुनिया के एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना। दुनिया ने तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है ना, हमसे कितने सालों पहले अमेरिका ने, ब्रिटेन ने कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है। क्यों ना उनको पढ़ा जाए, क्यों ना उनको देखा जाए, और उन्होंने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको अपनी नीड के मुताबिक हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कही है। ये चीज़ हमारी लाइफ में भी लागू होती है ना। अगर हमें कोई भी चीज़ की तैयारी करनी है, सपोज हमें किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो ऐसा नहीं है ना कि हम ये कहेंगे नहीं नहीं मुझे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के इंटरव्यू को सुनना ही नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे केवल अपना रास्ता निकालना है। ठीक है, अगर अपना रास्ता खुद निकालने चलोगे ना, सारी की सारी जो गलतियां हैं, दूसरे की जो गलतियां हैं, दूसरे के जो एक्सपीरियंसेस है, उससे चीज़ें तो लोगे नहीं। अपने ही आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही केवल इस चीज़ के लिए कि नहीं मैं तो खुद ही करूँगा, सारी चीज़ें खुद ही करूँगा, इट डज़ नॉट मीन कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को छोड़ दें। अपना रास्ता बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने रास्ते में दूसरों के जो गलतियाँ रही हैं, दूसरे के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनको भी तो इंक्लूड करो, आप ही का फ़ायदा होगा। ठीक है, कम टाइम में चीज़ें हो जाएंगी। समझ पा रहे हो? तो यही सेम टू सेम चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने भी करी। ठीक है, ये चीज़ हमारी लाइफ में भी लागू होती है कि हम सारी गलतियाँ पूरे जीवन में खुद ही करते रहेंगे क्या? नहीं, अगर आसपास में कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, उसकी गलतियों से खुद सीखो और वो गलती खुद मत करो, क्योंकि लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि हम हर एक चीज़ गलतियाँ ही कर करके सीखेंगे। समझ पा रहे हो? तो इससे ये हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि अगर कहीं दुनिया में कोई बेस्ट प्रैक्टिस अवेलेबल है, कोई अच्छा इंसान है, उसमें कोई अच्छी बात है, उसकी कोई अच्छी प्रैक्टिस है, उसकी कोई अच्छी हैबिट है, तो उसको ले लो अगर ले सकते हो तो, और अपनी नीड के मुताबिक उसको मॉडिफाई कर लो। ठीक है, इसी से हम ग्रो कर पाएंगे, इसी से ज़्यादा बेटर तरीके से हम डेवलप कर पाएंगे। ओके, तो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने 2 टॉपिक्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग करी, और ज़्यादा हम लोगों ने समझा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी हमने और ज़्यादा अंडरस्टैंड करा है। ठीक है, सो लास्ट में हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। ये जो प्रोविजंस है ये इंपॉर्टेंट है, आप रीड कर लो एक बार, आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन कौन से प्रोविजन अलग अलग कंट्री से लिए हैं। लास्ट में हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है फाइनली हमारा ख़त्म हो जाता है, एंड ये जो चैप्टर है ये एक ट्रिब्यूट है, ट्रिब्यूट टू द विजडम एंड द फोरसाइट ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उनके प्रति ये एक ट्रिब्यूट है कि उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया, वो ऐसे विजनरी लोग थे जिन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जिससे जिससे आज भी हमारी कंट्री बहुत सक्सेसफुल तरीके से रन कर रही है, जिसमें आज भी लोगों के एस्पिरेशंस रिफ्लेक्ट करते हैं,
ठीक है। और आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ में एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जिसको हम आज की नीड के, आज की एस्पिरेशन के मुताबिक हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी हमारी नीड्स और एस्पिरेशंस को उतना ही रिफ्लेक्ट करे जितना कि 26 जनवरी 1950 को रिफ्लेक्ट कर रहा था। ठीक है। सो बेसिकली दिस चैप्टर इज अ ट्रिब्यूट टू आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ठीक है। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, चीज़ें समझ में आई होगी। तो जो भी आपके सजेशंस हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस तरीके से हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है। तब तक सभी लोगों को नमस्कार।